नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये सीरीज आपकी चल रही है, हमारी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, वो स्टार्ट की है भाई हम लोगों ने जो है, हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी हम मौर्य काल व मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं। इससे पहले 260 क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो अब आपके क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये रहेंगे आपके 260 के बाद, तो 261वां क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले मैं आप लोगों की जो है इसमें अनेक जो है इसमें क्लासे करा चुका हूँ। ठीक है जी। तो आपकी इस सीरीज में अगर हम बात करें तो लगभग मैं आपकी 50 से भी ज्यादा क्लासे आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ प्राचीन भारत की, जिसमें हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बाद मध्य जो है पुरापाषाण काल, इसके अलावा पुरापाषाण के अलावा अगर बात करें तो वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महापाषाण काल, इसके अलावा 16 महाजनपद, इनके अलावा अगर बात करें तो विदेशी आक्रमण भी सारे देख चुके हैं। ठीक है जी। और मगध साम्राज्य भी आपका कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा नंदवंश, हर्यक वंश, उसी में आपका एक वंश आया था आपका शिशुनाग वंश, उससे भी संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद जो वंश आए थे जिसको मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है, तो उन सभी के बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन रहेगा 261वां, ये भी आपका मौर्य वंश से ही संबंधित है। जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसीला नामक नगर का उल्लेख मिलता है। ये जो नगर प्राप्त होता है इसीला नामक जो नगर था, इसकी जानकारी हमको मिलती है कहाँ से, ये बताना है जी आपको। एक अभिलेख प्राप्त होता है आपका कहाँ पर, कर्नाटक के क्षेत्र में। कर्नाटक के क्षेत्र में ही था आपका इसीला नामक नगर है जी। और वहीं पर एक क्षेत्र था आपका सिद्धपुर। सिद्धपुर का जो अभिलेख है, सिद्धपुर के अभिलेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने इसीला नामक नगर का भी निर्माण करवाया था, या इसका भी निर्माण करवाया गया था। वैसे आपका नेटूर, मास्की और गुर्जरा, ये सारे अभिलेख भी आपके कहाँ से, ये अभिलेख भी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आपके कर्नाटक के क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और इन तीनों अभिलेखों में अगर हम बात करें, मास्की में, उदयगोलम में और नेटूर में अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। सिद्धपुर में आपका इसीला नामक नगर की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 262वां, और आज का रहेगा ये आपका दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को कठोर दंड दिए जाने का विधान किया था? तो अशोक ने तीसरी बैठक में पाटलिपुत्र में जो हुई उसमें कहा कि आज के बाद अगर किसी ने भी बौद्ध धर्म में विभाजन करने की या फूट डालने की कोशिश की तो उसको क्या किया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा, और उसको दंड देकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। तो अशोक ने ही ऐसी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 263 में क्या पूछ रहा है, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो कुमार जो हुआ करते थे, कुमार राजाओं के लड़के हुआ करते थे। तो कुमार जो राजाओं के लड़के होते थे, जिनको राजकुमार भी कहा जा सकता है, तो ये कहाँ पर नियुक्त होते थे? ये आपके तक्षशिला में, तोसली में, इसके अलावा उज्जैनी जो क्षेत्र था, इनमें इनको नियुक्त किया जाता था, क्योंकि इनको केवल प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। और देखिए, जूनागढ़ कोई प्रांत नहीं था, इसके अलावा आपका एव सोपरा कोई प्रांत नहीं था, मथुरा येरागुड़ी कोई प्रांत नहीं था, जबकि उज्जैनी, तक्षशिला, तक्षशिला उज्जैनी ये प्रांत थे। लेकिन ए में दिया गया है आपका सारे प्रांत हैं, तोसली है, उज्जैनी है और तक्षशिला है। ये सारे के सारे प्रांतों की राजधानी हुआ करती थी, और राजधानियों में नियुक्त होते थे कौन, कुमार, राजाओं के लड़के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आज का। कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना अशोक के द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा भाई? अशोक के द्वारा ही की गई थी, है जी। इस शहर को भी अशोक ने ही बसवाया था। श्रीनगर जो शहर था आपका, इसकी स्थापना भी अशोक के द्वारा की गई। इस बात की जानकारी कहाँ पर मिलती है बताओ? अच्छा, एक पुस्तक का नाम पढ़ा होगा तुमने, राज तरंगणी। एक पुस्तक पढ़ी होगी, राज तरंगणी। पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, तरंगिणी नहीं पढ़ी है, तो कम से कम इसका नाम तो सुना ही होगा। कल्हण के द्वारा, कल्हण के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी में इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया। इसके अलावा नेपाल में भी इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी। नेपाल में इन्होंने देवपत्तम, देवपत्तन, देवपत्तन नामक शहर की स्थापना की।
अशोक ने कहाँ पर? नेपाल में, जिसे देवपाटन के नाम से बाद में जाना गया। देवपाटन इसको कहा गया बाद में, वर्तमान में इसको देवपाटन कहा जाता है, और ये नेपाल में स्थित है भाई, नेपाल में ये शहर स्थित है। तो इसकी स्थापना भी अशोक के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल्हण अशोक को जो है कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताती है। कल्हण जो पुस्तक है, इसमें कहा गया कि मौर्य वंश का जो सबसे पहला शासक था वो अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने पहला शासक नहीं माना, इसने आपका किसको माना? अशोक को माना। इस बात को भी याद रखना, कभी एग्जाम में बुक का नाम देकर अगर पूछ ले कि मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कल्हण नामक पुस्तक के अनुसार या राजतरंगिणी नामक पुस्तक के अनुसार किसे माना गया है, तो अशोक को माना गया है। क्वेश्चन चलेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? सौराष्ट्र मतलब कि जो है गुजरात को कहा गया है। सौराष्ट्र किसको कहा गया? गुजरात को कहा गया है। और इसी समय एक आपके जो है क्या थे, आपके गवर्नर हुआ करते थे जिसका नाम था तुषास्प। तुषास्प नामक गवर्नर ने गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का जो शासक हुआ करता था, यहाँ का जो राज्यपाल हुआ करता था, उसको पुष्यगुप्त कहा गया है। उसके नाम पुष्यगुप्त कहा गया है, बताया गया है। और पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन जो झील है, इसका निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया। सुविशाख अगर जो कहा जाए राज्यपाल, ये आपका रुद्रदामन जो हुआ करते थे, शक वंश के शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन के समय ये राज्यपाल थे। अगर बात करें, एक फिर और शासक मिलते हैं जिनका नाम था आपका स्कंदगुप्त, उसके काल में भी इसकी मरम्मत करवाई गई। तो उसके समय जो आपके राज्यपाल थे उनका नाम था चक्रपालित। क्या नाम था? चक्रपालित। चक्रपालित के नाम की जानकारी मिलती है। ये किसके समय थे? स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्त के समय थे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको चारों राजाओं के बारे में बताया। जूनागढ़ अभिलेख की जानकारी जिससे मिलती है, रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया, जो है बिल्कुल आपका शुद्ध भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सुविशाख इसके समय यहाँ पर जो है गवर्नर थे, इन्होंने मरम्मत करवाई। स्कंदगुप्त के समय आपके चक्रपालित थे, इन्होंने इस झील की मरम्मत करवाई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त थे, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया। और अशोक के समय जो गवर्नर थे तुषास्प, इन्होंने भी इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर रहेगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल से आप लोगों को मैं इसमें समझाने का और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आपकी सीरीज, ये क्लास जो है ना, आपको पसंद आ रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में भाई जो है कमेंट करके जरूर बताया करें कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अशोक का समकालीन विदेशी राजा क्या नाम था? तुर्मै। कहाँ का शासक था, ये आपको इसमें बताना है। तुर्मै जो था, ये आपका अशोक के समय मिस्र का राजा हुआ करता था, जिसका नाम था क्या भाई? तुर्मै। तुर्मै जो था ये अशोक का राजा था। तो एक मिनट, अशोक के समय मिस्र का राजा था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कथन और आपका तर्क के आधार पर, अभिकथन और तर्क के आधार पर दिया गया है। यूजीसी नेट अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चनों को बोलता है। तो देखिए, पढ़िए अभिकथन क्या है। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। अच्छा जी, ये कथन दिया गया है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेपाल के निकट था बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि नेपाल में भी अशोक के द्वारा कई शहरों का निर्माण करवाया गया। अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है कि अशोक की जो पुत्री थी, अशोक की जो लड़की थी, उसने नेपाल के एक अभिजात वर्गीय, आपके क्षत्रिय शासक थे, क्षत्रिय व्यक्ति था, क्षत्रिय व्यक्ति था जिसको अभिजात कहा गया। नाम क्या था इसका? नाम मैं आपको बता दूं भाई, इसका नाम हुआ करता था देवपाल। देवपाल यहाँ का राजा था, और देवपाल के साथ अशोक की पुत्री ने विवाह किया था। ठीक है जी, अशोक की पुत्री ने विवाह किया था। ठीक है, तो अशोक की पुत्री का क्या नाम था भाई? चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। चारुमती मौर्य, चारुमती जो है ये मौर्य वंश से ही संबंधित एक आपकी कन्या थी। अशोक की इसको पुत्री कहा गया। ठीक है, इसी के द्वारा आपका शादी की गई थी। चलिए जी, अशोक ने जो है जो है अपने पिता के समय ही नेपाल को जीत लिया था। तो कुल मिलाकर आपका ए और आर दोनों सही हैं। और ए जो है आर की सही व्याख्या भी
कर रहा है भाई। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है, इसमें आपको क्या करना है, कूट मिलान है बेटी, कूट मिलान करना है काल कर्मानुसार है, कर्म इनका मिलाना। देखो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर इसमें आ जाएगा तो सबसे पहले आएगा इसमें कौन भाई, चाणक्य है जी। चाणक्य आपका इनमें कूट के अनुसार सबसे पहले आएगा, कूट के अनुसार चाणक्य का नाम सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें चाणक्य आएंगे पहले नंबर पर। चाणक्य के बाद कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद में आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले कनिष्क आ जाएंगे भाई, कनिष्क आ जाएंगे, और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आएंगे, गुप्त वंश के एक महान शासक इनको माना जाता है। तो सबसे बाद में बी आ जाएगा आपका, सबसे बाद में देखो सबसे पहले आएगा कौन सा, सी, फिर आएगा ए, सी ए, फिर आएगा डी, डी और फिर आएगा बी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए भाई, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो आप सभी जानते ही हैं अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 बीसी के आसपास, इन्होंने जो है ये आक्रमण किया था। कब, 261 बीसी के आसपास, 261 बीसी के आसपास ये आक्रमण किया गया था अशोक के द्वारा, ऐसा जानकारी प्राप्त होती है। और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष ये इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया जो घायल हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 170 यानी कि आज का 10वां क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया। अभी आपको बताया मैंने जस्ट इससे पहले ही कि अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि कुल मिलाकर 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा कौन भाई, नंदराज हुआ करते थे, नंदराज हुआ करते थे। और इसकी राजधानी की बात करें तो तोसली, तोसली कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, खारवेल का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, खारवेल यहाँ का जो शासक था उसका जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उससे इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खारवेल का शिलालेख है हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख उसको कहा जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख उसको कहा जाता है। ये खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था, जो चेदी वंश के राजा थे खारवेल, उनके द्वारा लिखवाया गया था, वहां से इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। चलिए जी आज का 11वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कथन और कारण को डिटेल से इसमें बताइएगा भाई। देखिए सबसे पहले आ गया सांची कला में, सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन किया गया है। सांची कला, जो सांची जो है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में, इसमें क्या किया गया, इसमें आपका जीवन के, बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन किया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। बिल्कुल नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं मिलती वहां से। वहां पर क्या है आपका, सांची जो है, सांची का स्तूप, उसमें आपका जो है बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात सुनिए, सांची के बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है, बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके जीवन से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए सांची जो है, सांची कला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन तो किया गया है, लेकिन निकट संबंध नहीं था, निकट, निकट संबंध का अंकन नहीं किया गया। तो इसमें ए सही है और आर गलत है भाई, ए सही आर गलत, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272, 272वां क्वेश्चन है और आज का 12वां क्वेश्चन रहेगा ये। कुल 30 क्वेश्चन आज हमको करने हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं, बताओ जी। ए में कहा गया कि अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे, बिल्कुल बात सही है, तो ये तो आपका गलत नहीं है। अशोक द्वारा संचालित शांति नीति, ये भी आपकी सही है, ऐसा भी था जिस कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। इसके बाद और क्या भाई, उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया था, ये बात भी सही है, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा अपनाई गई विजय नीति गलत, ऐसा तो उन्होंने अपनाया नहीं विचारों ने। ठीक है, इसी कारण जो है ना ये आपका नहीं रहेगा, निम्नलिखित में से नहीं। मौर्य साम्राज्य के कारणों, पतन के कारणों में से कौन से नहीं है, तो ऊपर के तीनों कारण हैं लेकिन चौथा कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, मौर्य सेना में सम्मिलित थे, तो मौर्य सेना जो थी उसमें कौन कौन सम्मिलित थे आपको बताना। देखिए भाई चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में पैदल सेना भी थी जिसको पदाति कहा गया है, पदाति कहा गया है। अश्वरोही हाथी सेना भी थी, ठीक है, सॉरी अश्वरोही घोड़ा सेना,
घुड़ सेना भी थी, गज सेना हाथी सेना भी थी, रथ सेना भी थी। तो 4 रो थी भाई। तो 1 2 3 4 डी आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है 1974 में श्वेत लोहे का संबंध देकर किसके प्राचीन काल में भारत में विकसित लोह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया। बताओ भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि आपका क्या हुआ कि आपका जो है श्वेत लोहे का संदर्भ देकर देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो भाई कार्टियस नामक जो आपका इतिहासकार है, कार्टियस नामक इतिहासकार कहाँ का रहने वाला भाई, यूनान का रहने वाला। तो ये एक यूनानी इतिहासकार था। इसने जो है आपका क्या कहा, इसने इसने बताया कि आपका जो है लोह प्रौद्योगिकी इस काल में बहुत विकसित हो चुकी थी। इस बात की जानकारी इसी से प्राप्त होती है। ठीक है जी, कि 600 से 200 ईसा पूर्व के आसपास, 600 से 200 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का हल और लोहे की आपकी जो है अनेक सामान का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 275, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ क्या था। बता दो भाई, प्रणय कर जो था वो किस प्रकार का कर हुआ करता था। देखिए प्रणय कर जो था, प्रणय कर की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का आपात कर था, इमरजेंसी कर था। आपात मतलब इमरजेंसी कर है जी। और कितना लिया जाएगा, ये जो है उपज का, कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। कुल उपज का 1/6 भाग तक इसको कहा जा सकता है। तो इतना ये लिया जाता था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इसको, ये प्रणय कर जो है एक तरह का आपातकालीन कर था, आपात कर था, इमरजेंसी कर था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 276 की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नाम का अधिकारी कौन हुआ करता था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिक्कों का जो परीक्षक हुआ करता था, सिक्कों की जो जांच करता था, उसी को कहा जाता था रूप दर्शक। रूप दर्शक नामक जो अधिकारी था, ये सिक्कों की जांच किया करता था। सिक्कों की यानी कि मुद्रा की जांच किया करता था, मुद्रा का यह अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है जी। और छोटे छोटे सिक्कों को इस काल में काकणी, क्या कहते थे भाई, काकणी कहा जाता था। ठीक है जी। इसके अलावा तांबे का एक मासक भी था। तांबे का एक सिक्का कैसा था, मासक। ये तांबे का था भाई, ये तांबे का सिक्का हुआ करता था। ये एक तांबे का सिक्का था जिसको मासक कहा जाता था। तो इस प्रकार के कुछ आपके सिक्के इसमें मिलते हैं। और जो टकसाल का प्रमुख हुआ करता था, मैंने उसको बताया था आपको, उसको लक्षणाध्यक्ष कहा गया है। क्या, लक्षणाध्यक्ष के नाम से उसको जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 277 की अगर बात करें तो मौर्य प्रशासन में सीता से क्या तात्पर्य। सीता जो कहा जाता था वो राजकीय भूमि का जो राजस्व हमको प्राप्त होता था, कुल मिलाकर जो सरकारी भूमि होती थी, सरकारी भूमि जो होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। और उससे जो राजस्व जो प्राप्त होता था, जो कर प्राप्त होता था, उसी को सीता कहा जाता था, या सीता कर उसको कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 278, 278 भी इसको कहा जा सकता है भाई, है कि मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था। अभी बताया था आपको कि वाणिज्य अध्यक्ष जो होता था, कॉमर्स का जो अध्यक्ष हुआ करता था, उसको पणियाध्यक्ष कहा जाता था। क्या, पणियाध्यक्ष कहा जाता था। पणियाध्यक्ष उसको कहते थे। सरकारी भूमि के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था। और पोतवाध्यक्ष किसको कहा जाता था भाई, पोतवाध्यक्ष की अगर हम बात करें, ठीक है जी, जो पोतवा अध्यक्ष हुआ करता था, तो पोतवा अध्यक्ष किसे कहते थे, ये आप लोगों को इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बंदरगाह वगैरह हुआ करते थे उनको पतनाध्यक्ष या पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। उनको पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। शीताध्यक्ष राज्य की भूमि को कहा जाता था। ठीक है। और गणिका अध्यक्ष जो वेश्याओं का निरीक्षण किया करते थे, उनको गणिका अध्यक्ष कहते थे। सुराध्यक्ष की अगर बात करें, या सुनाध्यक्ष या सुराध्यक्ष, बूचड़ खाने का जो प्रमुख हुआ करता था, उसको आपका क्या, सूनाध्यक्ष या आपका जो है सूनाध्यक्ष या उसको सुराध्यक्ष भी इसको कहा जाता था। ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार के अध्यक्षों की जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है आपकी जिसको कहा गया है क्या, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसमें इस बात की हमको जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज में 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन था। बताओ भाई, तीसरे स्थान पर कौन था। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके जो है मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है, उसमें मेगास्थनीज के द्वारा जो है समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया है। और तीसरे स्थान पर इसने व्यापारी वर्ग को रखा है। तीसरे स्थान पर व्यापारी वर्ग को इसमें रखा गया है। सबसे पहले कौन रखे गए, दार्शनिक।
दार्शनिक, दोबारा से फिर से बता देता हूं मैं आपको, सबसे पहले दार्शनिक थे, ठीक है, ये पहले नंबर पे कहे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें अगर बात करें तो कृषक यानी कि किसानों को रखा गया है, कृषक को रखा गया। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो व्यापारी वर्ग को रखा गया है, व्यापारियों को रखा गया है, व्यापारियों को रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसी में आपका शिकारी, व्यापारी, शिल्पी आदि को शामिल किया गया है, ठीक है। व्यापारी भी इसी में है भाई, ठीक है। तो इसी में आपके शिल्पी भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसी में आप शिल्पी या व्यापारी को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर योद्धा है, योद्धा है, निरीक्षक है, तो इस प्रकार से जो है इस पुस्तक में इनको बांटा गया है। चलिए, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? बताओ। कई बार ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कि अशोक के समकालीन कौन नहीं था। मैंने आपको बताया कि डायोडोटस जो था, ये डायोडोटस, डायोडोटस नामक जो व्यक्ति था, ये अशोक का समकालीन नहीं था, बल्कि ये बिंदुसार का समकालीन था। डायोडोटस ये बिंदुसार का समकालीन था, बाकी और जो थे ये अशोक के ही समकालीन रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्राकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त से लगाया? ये मैंने आपको कल एक आपको क्लास जो है, कल की क्लास जो कराई थी, जो इससे पिछली जो क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि आपका एक अंग्रेज इतिहासकार थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस के नाम से जानकारी की थी। जानकारी की किसकी भाई? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस के नाम से अशोक, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स के द्वारा की। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 282, वाह, ये क्वेश्चन रहेगा। इसको देखते हैं। देव मात्रक भूमि उस भूमि को कहा जाता था, कौन सी भूमि को कहा जाता था? जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से की जाती थी। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाए गए साधन हैं, जैसे कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, तालाब हैं, उनकी सिंचाई की जाती थी। किसके द्वारा? मानव के द्वारा की जाती थी, कृत्रिम साधनों से की जाती थी। उसी को अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था। और देव मात्रक भूमि जिसकी सिंचाई वर्षा के द्वारा होती थी, वर्षा के द्वारा होती थी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 283 की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में मैं आपके लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं भाई, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं। और लगभग ये आपकी, इससे पहले अगर हम बात करें तो 8-9 यानी कि 10 क्लास के आसपास आपकी आ चुकी है, ठीक है। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनका सही आंसर आप लोगों को बताना है। नंबर 1 पर, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। बात बिल्कुल सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना को विघटित कर दी। बिल्कुल गलत है, सेना विघटित नहीं की गई थी, सेना नियमित रूप से थी, सेना नियमित रूप से थी, बस अशोक ने युद्ध नहीं लड़ा। तो ये कथन आपका गलत रहेगा। तो ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 284। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, उसमें से दूसरे स्थान पर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले इसने रखे किसको? पुरोहित वर्ग को। सबसे पहले रखा इसने किसको? पुरोहित वर्ग को। और उसके बाद रखा इसने किसको? कृषक वर्ग को। दूसरा नंबर जो था वो कृषक वर्ग का था, किसान वर्ग का था। तीसरा नंबर व्यापारी वर्ग का था। दूसरा नंबर कृषक वर्ग का रखा गया था, ठीक है जी। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। सबसे पहले दार्शनिक को रखा गया था, तो सबसे पहले स्थान पर दार्शनिक थे, दूसरे नंबर पर कृषक थे, तीसरे नंबर पर व्यापारी थे, तीसरे नंबर पर व्यापारी थे। चलिए भाई, आगे इसके बाद बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म स्वीकार करके श्रवण बेलगोला चले गए, और वहीं पर 298 बीसी में चंद्रगिरी पर्वत पर संथारा या संलेखना पद्धति से अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 286 की अगर हम बात करें तो 286वां जो क्वेश्चन है वो है आपका कनिष्क से संबंधित। कनिष्क, देखिए अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं गुप्तोत्तर काल के स्टार्ट हो चुके हैं। गुप्तोत्तर काल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं, अब आपके इसी प्रकार के आपके मौर्य काल के बाद अब गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण वंश का राजा बना था? ये आपको इसमें बताना है। देखिए भाई, आपके कनिष्क के जो बाद शासक बना, तो कनिष्क के बाद इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था वाशिष्क, वाशिष्क इसके बाद शासक बना।
वासिष्ठ इसके बाद शासक बना था, जिसको आपका कहा गया, और इसी के द्वारा जो है मुद्रा चलाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, सॉरी, इसके द्वारा किसी प्रकार की मुद्रा नहीं चलाई गई। ठीक है, विम कड़फिशिस तो शुरुआत में ही आ गए थे, इससे पहले ही। ठीक है, और वासुदेव की अगर हम बात करें तो वासुदेव तो बहुत बाद में आएंगे। तो कुल मिलाकर जो है इसमें कौन बनेंगे भाई, वासिष्ठ। वासिष्ठ जो है कनिष्क के बाद राजा बने थे, हुविष्ठ भी बहुत बाद में आएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए, कौन से की, जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया। देखिए, भूमि दान में देने की शुरुआत, जो प्रथा की जो शुरुआत की थी, वो आपके सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। सातवाहन वंश के राजाओं में अगर बात करें तो एक राजा हुआ करते थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक माने जाते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने जो है ब्राह्मणों को और बाद में भिक्षुकों को, बौद्ध भिक्षुक और जैन भिक्षुक जो हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, उनको भी भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की। यही आपके भिक्षुक या ब्राह्मण बाद में जाकर बड़े बड़ी जमीनों के मालिक बन गए, जमींदार बने, और फिर इन्हीं को कहा जाने लगा सामंत। है जी, दो गांवों को जो है एक साथ दान में दिया जाता था एक बार पूजा कराने पर। तो इसी प्रकार से इनके पास अनेक गांव एकत्रित होते चले गए। तो कुल मिलाकर आपका भू अनुदान देने की शुरुआत किसने की, सातवाहन वंश के शासकों ने की, जिस बात की जानकारी नासिक गुहालेख जो मिलता है आपका नासिक महाराष्ट्र में, नासिक गुहालेख जो है, नासिक गुहालेख से इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में ही ये वंश था, सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 288, 288वां क्वेश्चन रहेगा। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी या द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया गया? तो बताओ भाई, द्विभाषी सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू करवाया था? यानी कि कुल मिलाकर सिक्कों पर दो भाषाओं में लिखा गया, तो हिंद यूनानी शासकों के समय। हिंद यूनानी शासकों के समय, इंडो ग्रीक शासक भी इनको कहा जाता है, इनके समय जो है सबसे पहले सोने के सिक्के भी जारी किए गए। सिक्कों पर देवताओं की आकृति भी इन्हीं के समय उतारी गई, और इन्हीं के समय राजाओं के नाम का अंकन भी देखने को मिलता है, और इन्हीं ने द्विभाषी लिपि में अपने सिक्के जारी किए। द्विभाषी लिपि में अपने सिक्के इन्हीं के द्वारा जारी सबसे पहले किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 289 की बात करेंगे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है बताओ भाई? देखो भाई, इरिथ्रियन सी जो है ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक की जानकारी हमको नहीं मिलती, ना तो स्ट्रैबो है, ना ही मैगस्थनीज है, ना ही प्लूटार्क। एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई, और इस पुस्तक में दक्षिण भारत के जितने भी बंदरगाह हैं उन सब की जानकारी हमको मिलती है। तो दक्षिण भारत के बंदरगाहों की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है, जो आपके तटीय क्षेत्रों पर बने हुए थे। आज का 290 यानी कुल मिलाकर 20वां क्वेश्चन। शक और विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? देखो भाई, शक संवत और आपका विक्रम संवत की बात कर लेते हैं। विक्रम संवत जो माना जाता है वो आपका 57 बीसी में माना जाता है। 57 बीसी यानी कि 1 ईस्वी से शुरू होने से 57 साल पहले की बात है। इसके अलावा 78 एडी में माना जाता है कि कनिष्क के द्वारा क्या चलाया गया, विक्रम सॉरी शक संवत चलाया गया। शक संवत की डेट ये रहेगी और विक्रम संवत की डेट ये रहेगी। तो 78 साल तो ये और 57 साल वे जोड़ लो, तो 78 प्लस 57 साल टोटल अगर आप जो इसमें टोटल करोगे तो 7 दूनी 14, एक 15 का 5 का हासिल लग गया एक। ठीक है, तो इसके बाद है 7 और एक 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, तो 135 साल आनी चाहिए भाई। 135 साल आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं। विक्रम संवत जो है 57 बीसी में चलाया गया, और शक संवत आपका 78 एडी में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 आज का 291वां इस सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। चलिए जिसको देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? बताओ भाई, सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक है वो किसको माना जाता है? सातवाहन वंश का अंतिम शासक माना जाएगा भाई पुलवामी आपका चतुर्थ को। तो पुलवामी चतुर्थ को सातवाहन वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो 292वां क्वेश्चन आपके लोगों के सामने रहेगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। किसका विदेशी वृतांत मौर्य काल की जानकारी देता है? बताओ भाई, मौर्य काल की जानकारी किस इतिहासकार से हमको प्राप्त होती है? आप सभी जानते हैं कि इंडिका नामक जो पुस्तक है मेगास्थनीज की, इसमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में
सरस्वती और द्वसदंती नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना गया या किस नाम से अभिहित किया गया है? कौन सी पुस्तक में? मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु नामक पुस्तक है, इसी को कहा गया, इस क्षेत्र को कहा गया ब्रह्माव्रत। ब्रह्माव्रत इस क्षेत्र को कहा गया, आर्यव्रत नहीं कहा गया, ब्रह्माव्रत कहा गया, ना ही सप्तसैंधव कहा गया। ठीक है, तो ब्रह्माव्रत कहा गया है इसको, ब्रह्माव्रत इसको कहा गया है। महर्षि का देश या ब्राह्मणों का देश या हिमालय या नर्मदा या आर्यव्रत या 7 नदियों के बीच का क्षेत्र को सप्तसैंधव कहा जाता है। नर्मदा और हिमालय के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे आर्यव्रत कहा जाता है, नर्मदा तक। ठीक है, और गंगा यमुना दोआब का जो बीच वाला क्षेत्र था, गंगा यमुना के दोआब वाला जो बीच वाला क्षेत्र था, सरस्वती और द्वसदंती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, उसी को ब्रह्माव्रत कहा गया है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता? बताओ भाई, कौन सी वो पुस्तक है मौर्य काल की जिसमें जैन धर्म की जानकारी, सॉरी, मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती? देखिए भाई, परिशिष्ट पर्वन जो है इसमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है, कल्पसूत्र से जैन धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपका वृहत कथा कोश से भी जैन धर्म की जानकारी मिलती है, जो सोमदेव की पुस्तक है, सोमदेव की जो पुस्तक है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर बात करें कथाकोश, एक मिनट, कथाकोश को ही कथा श्री सागर कहा गया, तो ये है आपकी सोमदेव की पुस्तक। व्रत वृहद कथा, वृहद कथा मंजरी की अगर बात करें तो ये क्षेमेंद्र की पुस्तक है भाई, क्षेमेंद्र की पुस्तक है, और इससे भी आपको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर चारों पुस्तकों में मौर्य काल की जानकारी मिलती है, तो ई ऑप्शन बना सकते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं इसका सही आंसर होगा भाई। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, महाभाष्य के रचनाकार आप सभी जानते ही होंगे, है जी, योग दर्शन और महाभाष्य के रचनाकार आपके कौन थे? पतंजलि। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई, महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई। ठीक है भाई, पतंजलि के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 296 वार रहेगा आज का। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताओ भाई? अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा जो है, ठीक है, अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई, उन्हें क्या कहा गया? आप सभी जानते हैं, धम्म महामात्य, धम्म महामात्य के नाम से उनको जाना जाता है भाई। ठीक है, धम्म महामात्य के नाम से इनको जाना जाता है। और टीजीटी हिस्ट्री 2004 में क्वेश्चन आया, लेकिन इसको बाद में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, पता नहीं क्यों किया गया है। 12वें शिलालेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि धर्म महामात्य या धार्मिक महामात्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये भाई आज के आपके मैंने लगभग आपको कितने 35 या 36 क्वेश्चन करा दे रही है, 36 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए जी, यहीं पे करेंगे समाप्त। इसके बाद एक और क्लास आएगी आपकी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल की, मौर्य काल के बाद का शासन रहेगा। ठीक है जी, चलिए तो यहीं पे करता हूँ आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।